28 मार्च 2026 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में थाना इंचोली लगता है और इंचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है धनपुर। धनपुर का मामला है। प्रियंका अपने दोनों बच्चों को डांटती है। एक बच्चे का नाम दक्ष होता है और दूसरी बेटी का नाम होता है गोरा। डांटते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे ताऊजी जो फौजी हैं वो आराम से सो रहे हैं, उन्हें सोने दो, उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद वो जाग जाएंगे। अगर वो जागे, उन्हें गुस्सा आया तो तुम्हारी दोनों की मैं पिटाई कर दूंगी। जब दोनों बच्चों को माँ डांटती है तो इसी बीच में बच्चे कहने लगते हैं कि मम्मी चलो बाजार चलते हैं, कुछ खरीद कर लेके आते हैं। तभी माँ तैयारी करती है, नहाती धोती है, बच्चों को तैयार करती है और सीधा वो मेरठ चली जाती है। मेरठ में जो भी कुछ खरीदारी करनी थी, मिलना मिलाना था, कुछ काम करना था, काम करके वो जब वापस आते हैं तो दोपहर के 2 बज जाते हैं। घर को जैसा छोड़ कर गए थे, घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। ना कोई हलचल थी, ना ही किसी के आने की। ऐसा लग रहा था कि उम्मीद थी कोई आया होगा। इसी बीच में जो प्रियंका अपने बेटे दक्ष से बोलती है, बेटा जा अपने ताऊजी को जगा कर तो आ, दोपहर के 2 बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं जगे। इससे पहले तो कभी इतनी देर तक सोए नहीं थे। जैसे दक्ष कमरे के अंदर जाता है तो अपने ताऊजी को देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। ताऊजी दरअसल खून से लथपथ पड़े हुए थे और इसी बीच में वो चीखता हुआ बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपनी माँ से कहता है कि ताऊजी को तो खून लगा हुआ है, वो अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे ही ये बात कही जाती है, प्रियंका ने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखकर वो भी एकदम हैरानी में आ जाती है, परेशानी में आ जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। कोई आया था, 315 बोर के तमंचे से एक गोली मारी सर में और गोली मारकर आराम से चला जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि जब गोली लगी थी और जब ये पता चला है, इसमें लगभग 12 से 13 घंटे का अंतराल हो गया था। यानी कि गोली रात में मारी थी और रात में प्रियंका मौजूद थी। किसने गोली मारी, यही जानने के लिए जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, हंगामा होता है, पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल करता है, तो चौंकाने वाला मामला सामने आता है। क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। गरीब दास नाम का एक किसान जो कि मजदूरी भी करता है। उसकी पत्नी है जिसका नाम विमला है। उसके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम नैन सिंह है, जिसकी उम्र फिलहाल 2026 में 38 साल के आसपास है। दूसरे नंबर का बेटा है उसका जिसका नाम प्रदीप सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। एक तीसरे नंबर का बेटा है जिसका नाम जोनी है। जोनी मोदी नगर में मेहनत मजदूरी करता है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। एक बेटी है जिसका नाम अंजू है, जिसकी शादी हो चुकी है। जो बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम नैन सिंह है, दरअसल वो फौजी है और उसकी मालदा पश्चिमी बंगाल में पोस्टिंग चल रही है। BSF 78वीं बटालियन में वो जॉब कर रहा है। दूसरा जो बेटा है जिसका नाम प्रदीप है, वो भी BSF में है, लेकिन उसके राजस्थान के जैसलमेर में पोस्टिंग चल रही है। जो नैन सिंह है, नैन सिंह की 2012 में नौकरी लगी थी BSF में और 2013 में उसकी कोमल नाम की एक महिला से शादी हुई थी, जो कि मेरठ का ही फाजिलपुर गांव लगता है। इसकी 2 बच्चे हैं। एक बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है, नाम यशिका, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है। और फौजी की एक बेटा है जिसका जो 7वीं कक्षा का छात्र है। ये तारीख थी 27 मार्च 2026 की रात। इस घर में सिर्फ ये नैन सिंह और उसका जो छोटा भाई प्रदीप है फौजी, उसकी वाइफ घर में थी, उसके दोनों बच्चे थे। जबकि जिसकी माँ है फौजी की, वो अपनी बेटी यानी कि अंजू की ससुराल में रुकी हुई है। जो पत्नी है वो मायके में अपने दोनों बच्चों के साथ है। जो पिता है वो खेतों की रखवाली के लिए खेतों पर रुका हुआ है और जो प्रदीप है वो अपनी ड्यूटी पर गया हुआ है। छोटा भाई अपनी ड्यूटी पर मोदी नगर गया हुआ है। घर में सिर्फ 2 लोग हैं, जेठ है और भाई की बहू है। अब प्रियंका ने जैसे ही देखा, प्रियंका ने अपने जेठ को, वो खून से लथपथ है, नहाया हुआ है, चीखती है, चिल्लाती है। आसपास के लोग आते हैं, आसपास के लोगों के बाद फिर मोहल्ले के लोग आते हैं और जब मोहल्ले के लोग आते हैं तो देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल जाती है। और जहाँ जहाँ तक खबर फैलती है, लोग बस उस इलाके में, उस घर में दौड़ रहे थे देखने के लिए आखिरकार फौजी को किसने गोली मारी है, फौजी की किसने हत्या कर दी है। इसी बीच में 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। 112 नंबर की टीम आ जाती है और थाना इंचोली की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच जाती है। SSP से लेकर कई बड़े अधिकारी भी मौके पर आ जाते हैं देखने के लिए आखिरकार किसी ने फौजी की हत्या कर दी है, क्यों कर दी है, क्या कर दी है। यही पुलिस सवालों के जवाब जानना चाहती थी। जो इस फौजी का पिता है जिसका नाम गरीब दास है, गरीब दास से जब पूछताछ की जाती है तो वो रोते हुए बिलखते हुए कहता है कि साहब, साल 1996 से ये लड़ाई है। साल 1996 की बात है। उसका पड़ोसी है जिसका नाम महेश है। हमने बस ज़मीन का सौदा करने की कोशिश की थी और उसने हमसे इसी बात पर दुश्मनी मानना शुरू कर दिया। ऐसी दुश्मनी मानता है कि अभी होली पर उसने झगड़ा किया था, मार पिटाई करनी शुरू कर दी, ईंट पत्थर मारे
और उसने धमकी दी थी कि तुझे भी मार देगा, तेरे बेटे को भी मार देगा। उसने इस बात की पूरी कर दी है, मेरे बेटे को मार के उसने उसकी हत्या कर दी है। ना वो अकेला शामिल है बल्कि उसके जो 3 बेटे हैं जिसका नाम प्रेम है, शिवम है और निशु, ये तीनों भी शामिल हैं। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पड़ोसी होता है महेश, जिससे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, और उसके तीनों बेटों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उनकी खूब सेवा करती है, यानी कि उनसे पूछताछ कर रही थी, उनसे सख्ती से बातचीत कर रही थी और उनसे पूछा जाता है कि तुमने फौजी की हत्या क्यों की है, इसके पीछे के क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, हमें सच सच बता दो। पुलिस ने चारों बाप बेटों को अलग अलग बिठाया, अलग अलग बातचीत की, लेकिन घंटों की पूछताछ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये पता चलता है जो गोली लगी थी लगभग पता चलने के 12 या 13 घंटे के आसपास, यानी कि गोली मारी गई थी उसको रात के लगभग 1-1:30 बजे के आसपास, और जो पता चला था वो अगले ही दिन यानी कि 28 मार्च 2026 की दोपहर 2 बजे के आसपास पता चलता है। 12-13 घंटे हो जाते हैं, जिन पर शक था उनसे पूछताछ की जाती है, वहां से कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन इस घर में उस वक्त मौजूद थी उसके छोटे भाई प्रदीप की पत्नी जिसका नाम प्रियंका होता है। पुलिस ने सस्पेक्ट के आधार पर आखिरकार नैन सिंह के छोटे भाई की पत्नी को भी हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। घंटों तक पूछताछ की जाती रहती है, उससे बातचीत की जाती रहती है, तो वो बताती है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता है किसने गोली चलाई है, किसने गोली नहीं चलाई है, मैं रात को सोई हुई थी। हाँ, हालांकि 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास एक आवाज़ ज़रूर आती है, जैसे किसी बड़े संदूक को एकदम से बंद करते हैं और उसमें से आवाज़ निकलती है। उसने ऐसी आवाज़ को सुना जरूर था। वो जागती है, जाकर देखती है, देखने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वापस आती है और वापस आने के बाद सो जाती है। आसपास के मोहल्ले के लोगों से भी पूछताछ की जाती है कि क्या तुमने कोई ऐसी आवाज़ सुनी गोली की, तो आसपास के लोग कहते हैं कि हाँ कुछ आवाज़ तो आई थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, इसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया। ना कोई चीखने की आवाज़ थी, ना कोई चिल्लाने की आवाज़ थी, ना कोई विरोध की आवाज़ थी। आखिरकार इस आवाज़ के पीछे के क्या कारण थे, पुलिस बस यही जानना चाहती थी कि इसमें प्रियंका कितना सच बोल रही है। प्रियंका के बच्चों से बातचीत की जाती है, जो बच्चों ने सुबह दिन निकलने के बाद देखा था वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया। जहां जहां जाते हैं बच्चे माँ के साथ वो भी देखना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। प्रियंका भी प्राइम सस्पेक्ट थी, लेकिन वो भी सस्पेक्ट से बाहर निकल आती है। जैसे पहले जो नामजद थे वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक प्रियंका भी बाहर निकल जाती है। इसी बीच में फौजी के परिवार के बारे में पूछा जाता है कि जो फौजी है उसकी जो पत्नी है वो कहाँ है, तो पता चलता है कि फौजी की पत्नी जिसका नाम कोमल होता है, कोमल भी रोते हुए विलखते हुए आ जाती है और आने के बाद कभी बेहोश होकर गिर जाती है, तो कभी वो बार बार अपने ससुराल वालों पर चिल्लाती है, चीखती है, कहती है कि मेरे पति का मर्डर हो चुका है, हत्या हो चुकी है, किसी ने मुझे सूचना तक नहीं दी। नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पूरे संबंध ही खत्म कर दोगे। अब ऐसी स्थिति में उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी, कहाँ और क्यों थी, तो उसने कहा कि मैं अपने मायके में पिछले 2 साल से रह रही थी, मेरे साथ ये मारपीट करते थे, मैं इनसे नाराज थी, इसलिए मैं नाराज होकर अपने मायके में रहना शुरू कर देती हूँ। लेकिन इसी बीच में जब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया कि पिटाई के पीछे की वजह क्या है, क्यों तुम्हें मारता था, पीटता था, तो उसने कहा कि फौजी जब जब आता था वो शराब पीकर वो हिंसक हो जाया करता था और मारपीट करना शुरू कर दिया करता था। पुलिस को इसके सवालों में कुछ जवाब जो मिल रहे थे वो सही सही सीधे सीधे नहीं मिल रहे थे, इसलिए कोमल एक और प्राइम सस्पेक्ट हो जाते हैं। फिर कोमल के बारे में पता करने की कोशिश की जाने लगती है, तो उसके बारे में ये पता चलता है कि वो एक नंबर पे बहुत ज़्यादा बातचीत क्या करती थी। उसकी लोकेशन भी निकलवाई जाती है, उसकी सीडीआर भी निकलवाई जाती है। सीडीआर और लोकेशन के माध्यम से ये पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम गुलशन है, गुलशन से वो बहुत सारी बातें किया करती थी, चाहे दिन हो या रात हो। पुलिस के लिए अब गुलशन और साथ ही जो ये कोमल होती है फौजी की पत्नी फौजन, तो ये दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट थे। पुलिस ने इनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूछताछ करने के बाद ही पता चलता है कि जो फौजी नैन सिंह होता है उसका ये सगी मौसी का लड़का है गुलशन। अब गुलशन और कोमल के आपस में क्या संबंध हैं, इसके बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है फौजी एक बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इसी बीच में अचानक गुलशन की एंट्री हो जाती है। गुलशन ने प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, ऐसे में कोमल को एक कंधे की जरूरत थी और कांधा दे देता है गुलशन। वो कांधे पर रखकर सर अपना रोना शुरू कर देती है। यहीं से मौका मिल जाता है गुलशन को अपने दुख तकलीफ इसके बांटने का और साझा करने का, और कोमल जब जब अकेली होती थी तो वो उसके दुख सुख बांटने के लिए आ जाया करता था। लेकिन इस बात का घर वालों को, परिवार वालों को थोड़ा सा आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है, और नैन सिंह से कहते हैं कि गुलशन का घर पर बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है, अपनी पत्नी पर थोड़ी नज़र रखो। उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि गुलशन का और उसकी पत्नी के बीच में अवैध संबंध हो गए हैं।
यही मौका देखते ही कोमल अपना ससुराल छोड़कर मायके पहुंच जाती है और मायके में कोई रोकने वाला टोकने वाला होता नहीं है। गुलशन जब मौका मिलता था तब उसे किसी होटल में बुलाया करता था या फिर किसी पार्क में बुलाया करता था या फिर कहीं ऐसी जगह बुलाया करता था जहां पर कोमल आराम से आ सके और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना सके। इन दोनों का ऐसे ही 2 साल से चल रहा था। अब 2 साल से इन दोनों के बीच में आपस में प्यार मोहब्बत की कहानी जब आगे बढ़ती रहती है, ये नाजायज रिश्ते में कुछ मधुरता आने लगती है। उधर पति से नाराजगी रही थी। पहले तो छोटी छोटी बातों को लेकर पति से शिकायत करती थी, लेकिन जैसे ही गुलशन के संपर्क में आती है तब से शिकायतबाजी बंद हो जाती है। 6 मार्च 2026 को नैन सिंह फौजी अपने छोटे भाई, ये जो चचेरा भाई होता है, उसकी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आता है। 2 अप्रैल 2026 को उसको वापस ड्यूटी पर जाना था और इसी बीच में कोमल अपने प्रेमी यानी कि गुलशन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। कहती है कि इसको रास्ते से हटाते हैं और हम दोनों शादी करेंगे। शादी करने के बाद आराम से पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस तरह की बात हो जाती है और वो प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्लानिंग करने के लिए उन्हें शूटरों की जरूरत थी और शूटरों के लिए पैसे की जरूरत थी। पैसे आए तो कहाँ से आए? तभी कोमल ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसे का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। पैसे के इंतजाम करने के लिए वो अपने जो जेवरात रखे हुए थे वो सुनार के पास जाती है। सुनार से जाके कहती है बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए आप ये ज्वेलरी अपने पास रख लीजिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे मांगे जाते हैं तो पैसे दिए जाते हैं 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए वो लेके आती है, सीधा गुलशन को देती है। गुलशन ने अपने 3 दोस्तों से जो शूटर होते हैं उनसे संपर्क किया। एक दतियाना मुजफ्फरनगर का रहने वाला गुड्डू होता है, एक अतुलपुर गांव किठौर मेरठ का रहने वाला मोंटू होता है और किठौर के कहीं रहने वाला राहुल उर्फ पवन होता है। इन तीनों से संपर्क किया जाता है, गुड्डू, मोंटू, राहुल उर्फ पवन से, और तीनों तैयार हो जाते हैं 2-2 लाख रुपए की रकम लेकर हत्या करने के लिए। घर के बारे में, घर का भेदी जो था वो कोमल होती है, उसको पता था ये कौन कौन रहता है, कौन कब आता है, कब जाता है और कहाँ वो सोता है। पूरी एक एक चीज बताई जाती है और जब ये बताई जाती है तो उसके बाद 27 मार्च 2026 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास शूटर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो जो फौजी होता है नैन सिंह आराम से चारपाई पे सोया हुआ था, उसको संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और 315 बोर की तमंचे से एक ही गोली चला जाती है और जैसी गोली चलती है तो उसके सर को भेद जाती है। गोली लगते ही वो मौके पर ही ढेर हो जाता है, मर जाता है। उसके न चीखने की आवाज़ आती है, न उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जिस करवट सोया हुआ था उसी करवट सोता हुआ रह जाता है। पुलिस ने जो पत्नी होती है कोमल उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसका जो प्रेमी होता है गुलशन उसको भी गिरफ्तार कर लिया, गुड्डू, मोंटू, राहुल उर्फ पवन इनको भी गिरफ्तार कर लिया। पांचों के पांचों गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। लेकिन जो 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, उनके परवरिश को लेकर ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि वो नाना के घर रहकर पलेंगे या फिर दादा के घर रहकर पलेंगे, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार होता है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बच्चों के जो पिता है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है, माँ सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेगी। जिस तरह की प्लानिंग की है उससे उम्र कैद से कम तो उसको सजा मिलने वाली है नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, पहले जिन पर शक किया गया था वहां से सफलता मिलती नहीं है। प्रियंका पर फिर शक जाता है। जब प्रियंका पर शक जाता है तो फिर वहां आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगाले जाते हैं। तो एक परछाई थी जो आती और जाती हुई दिखाई देती है। उसी परछाई से पता चलता है कि कोई तो ऐसा है जिसने यहाँ बाहर के लोगों को बुलाया है। और फिर पता चलता है कि छोटे भाई की पत्नी का तो कोई दूर दूर तक रोल ही नहीं था, पत्नी का ही रोल था और पत्नी पकड़ी जाती है। दोस्तों,